मेरा नाम कमला है। मैं दिल्ली शहर में अपने 2 बेटों के साथ रहती हूँ। मेरे पति को इस दुनिया से गुज़रे 3 साल हो चुके हैं और अब मेरी बुढ़ापे की सारी ज़िम्मेदारी मेरे दोनों बेटों पर है। लेकिन आज के दिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे बड़े बेटे देव की शादी है। सभी रीति-रिवाज़ों के साथ मैंने अपने बेटे की शादी एक बहुत ही अच्छे घर की लड़की से हो गई और मेरी बहू दहेज में काम वाली अपने साथ लेकर आई और मुझसे बोली, सासू माँ यह काम वाली हर समय आपकी सेवा करेगी। वह काम वाली सच में मेरी बहुत सेवा करती थी, लेकिन जब मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि वह गूंगी है। मुझे उस काम वाली पर बहुत तरस आया क्योंकि वह काम वाली बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मुझे उसकी यह बात बहुत अजीब लगती थी कि वह हमेशा घूंघट में रहती थी और घर में सबके साथ पर्दा करती थी। लेकिन एक दिन गलती से मेरे छोटे बेटे ने उसकी शक्ल देख ली और मेरा बेटा बड़े ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगा और सुनते ही मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैं यह लड़की वही है जिसने 7 मासूम लड़कियों की बेदर्दी से मेरे बड़े बेटे देव ने आज फिर से अपनी शादी की बात छेड़ ली। यह वह मुद्दा जिससे मैं हमेशा अपनी जान चुराती थी। ऐसा नहीं कि मुझे अपने बेटे की शादी का शौक नहीं था, वह मेरा बड़ा बेटा और मैं उसकी माँ। हर तरह से मेरे दिल में भी अपने बेटे की शादी के लेकर बहुत सारे सपने, बहुत सारे अरमान थे। मैं अपने बड़े बेटे देव की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहती थी, लेकिन मेरी परेशानी भी वही थी कि आजकल सभी घरों में होती है। मेरा बेटा देव अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता है कि मैं अपनी पसंद की लड़की से अपने बेटे की शादी करवाना चाहती थी। आज भी रात को खाने के बाद घर आया तो मुझसे जिद करने लगा कि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ आप उसका रिश्ता मांगने के लिए उसके घर पर जाएं। मैंने खाना खत्म होने के बाद कहा कि भूल जाओ उस लड़की को क्योंकि तुम्हें मेरी पसंद की लड़की से ही शादी करनी होगी। मेरी इस बात पर मेरा बेटा देव गुस्से में आग बबूला हो गया और चीख कर मुझसे कहने लगा कि आप एक बार उससे मिल तो सकती हैं, लेकिन मैं ऐसी लड़की से बिल्कुल अपने बेटे की शादी नहीं करना चाहती थी जिससे शादी से पहले ही मेरे बेटे को मुझसे दूर कर लिया था। मेरा बेटा गुस्से से अपने कमरे में अंदर चला गया। मैंने सोचा कुछ देर का गुस्सा होगा, समय के साथ अपने आप ठीक हो जाएगा। वो मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर आया और उसके हाथ में बंदूक थी। मेरे सामने उसने वह बंदूक अपनी कनपट्टी पे रख दी और चीख कर मुझसे बोला कि आप मेरी शादी सिया से कराओगे या नहीं। सिया उस लड़की का नाम था जिससे मेरा बेटा देव शादी करना चाहता था। मैं तो अपने बेटे का गुस्सा देखकर पागल ही हो गई और मैंने घबराते हुए कहा, पागल हो गया हो क्या? ऐसे इसे नीचे रखो, गोली चल जाएगी। लेकिन मेरा बेटा उस समय बहुत जज्बाती हो रहा था और उसके लिए मुझे हर बात माननी ही पड़ी और मैंने उसे कहा कि ठीक है, जिस लड़की से तुम शादी करना चाहते हो मैं उसे देखने जाऊंगी। मेरे बेटे ने बंदूक नीचे रख दी, मुझे गले से लगा दिया और कहने लगा कि वह बहुत अच्छी है माँ, आप मेरी शादी की बात उस पर बहुत गर्व करेंगे। मैं अपने बेटे की बात मानकर उस लड़की का रिश्ता मांगने उसके घर चली गई। वह लड़की सिया बहुत सीधी सादी और अच्छी लगी। घर परिवार भी अमीर था। मैंने शादी की तारीख तय कर दी। शादी की तैयारियों के सिलसिले में 2-4 बार उनके घर गई थी, लेकिन हर बार एक ही कामवाली ने मेरा सामना होता और उस कामवाली ने बहुत बड़ा सा घूंघट डाल रखा था। कामवाली की यह बातें मुझे अजीब लगती थी कि मेरी बहू ने मुझे बताया कि यह कामवाली बहुत अच्छी है और उनके हर छोटे बड़े काम वही संभालती है और यह बहुत अच्छी लड़की है। मैंने अपने बेटे और बहू से बहुत पूछने की कोशिश की, तुम दोनों पहली बार कहाँ मिले थे? मगर दोनों ने मुझे अलग अलग जवाब दिए और यह सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई और कुछ भी हुआ लेकिन अब क्या हो सकता था, शादी तय हो चुकी थी। शादी की तैयारियों में बहू के काम वाली ने ही बहुत हाथ बढ़ाया था क्योंकि मेरी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए सारी तैयारियां भी उन दोनों लड़कियों ने मिलकर ही की थी। शादी के बाद मेरी बहू दुल्हन बनकर पहली बार हमारे घर आई तो मैं यह देखकर बहुत हैरान और
परेशान हो गई कि मेरी बहू ने अपनी कामवाली को भी गाड़ी में अपने साथ पीछे बैठा लिया। मैं और मेरा छोटा बेटा राम हम दूल्हे के कार के पीछे थे। मेरा बेटा मुझसे कहने लगा कि मम्मी, अगर आप बुरा न मानो तो एक बात कहूँ कि भाभी का अपनी कामवाली के साथ कुछ ज़्यादा ही लगाव नहीं है क्या? लोग अपनी कामवाली को इतना तो सर पर नहीं चढ़ाते हैं जितना भाभी ने चढ़ाया है। यह बात तो पहले दिन ही मुझे भी परेशान कर रही थी। यह बात अजीब ही थी। वह दहेज में भी उस कामवाली को अपने साथ लेकर आई थी, लेकिन मैं अपने बेटे की वजह से कुछ बोल भी नहीं सकती थी। लेकिन उस कामवाली का मेरी बहू के साथ दहेज में आना बिल्कुल पसंद नहीं था। उस कामवाली के लिए मेरी बहू ने शादी के लिए बहुत अच्छे कपड़े ले लिए थे। उन कपड़ों को पहनकर वो कामवाली नहीं लग रही थी। मेरे कई रिश्तेदारों ने मुझसे कहा कि वो साड़ी बांधी हुए घूंघट में लड़की कौन है। अब मैं उन्हें कैसे बता दूं कि वह बनी ठनी लड़की मेरी बहू की कामवाली है। तो मैंने बात को टालने की कोशिश के लिए उनसे कहा, मुझे क्या पता कि लड़की वालों की तरफ से होगी कोई। मैं अभी यह सोच ही रही थी कि जब मेरे रिश्तेदारों को पता चलेगा कि यह लड़की कोई और नहीं एक कामवाली है तो वह क्या कहेंगी। मेरे बेटे का तो दिमाग ही खराब हो चुका था। वह बस बिना कुछ सोचे समझे घूंघट वाली लड़की को अपनी पत्नी के साथ दहेज में लेकर आ गया। जब शादी के बाद हम बारात लेकर घर पहुँचे तो मेरी बहू ने मुझसे कहा कि सासू माँ, यह काम वाली तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आप जैसा चाहे इससे अपना काम करवा लेना, यह आपकी बहुत सेवा करेगी। मैं अपनी बहू की बात सुनकर धैर्य रह गई कि यह बेचारी तो बहुत अच्छी है। मैं इसके बारे में इतना गलत बोल रही थी। मुझे अपनी सोच पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। बहू ने अभी तक उस कामवाली को आवाज़ लगाकर मेरे कमरे में बुलाया और उससे कहा कि देखो रूपा, शादी की तैयारी के चक्कर में सासू माँ बहुत थक गई है, तो तुम इनके हाथ पांव दबाकर अच्छे से मालिश कर दो। आज से इनके सभी काम तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप जल्दी आओ और सासू माँ के कमरे में अच्छे से सफाई कर दो ताकि वह आराम कर सके। जब वह काम वाली अंदर कमरे में चली गई तो मेरी बहू मुझे धीमी आवाज़ से बोली, सासू माँ, आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। मैं चौंक कर उसे देखा और पूछा कि कैसे प्रार्थना। मेरी बहू सिया मुझसे कहने लगी कि वह बेचारी गरीब जरूर है, लेकिन वह एक अच्छे घराने से है और बहुत पर्दा करने वाली है। उस कामवाली का चेहरा तो मैंने भी आज तक नहीं देखा है, तो इसलिए आप थोड़ा ख्याल रखना। मैं अपनी बहू से कहा, तुम इस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मैं जब अपने कमरे में गई तो मैंने देखा कि वह कामवाली बड़ी लगन से काम कर रही थी और साड़ी के साइड से उसके गोरे गोरे हाथ दिख रहे थे। उस कामवाली की खूबसूरती देखकर तो मैं चौंक ही गई। बहुत ज़्यादा गोरा रंग था। उसे मेरी मौजूदगी का पता चला तो उसने जल्दी से अपने चेहरे को पूरी तरह ढक लिया और मैंने उस कामवाली को आवाज़ देकर पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा। उसने इशारा करके मुझे बताया कि मैं गूंगी हूँ। उसे काम वाली पर बहुत रहम आया और बेचारी इतनी खूबसूरत है, उसके कैसा भाग्य पाया है। वह तो काम वाली ऊपर से गूंगी। खैर, वह काम वाली बहुत काम की थी, मेरा बहुत ध्यान रखती थी, मेरी बहुत सेवा करती थी। मेरी बहू के काम करने से पहले वह मेरे काम किया करती थी। मैं उससे बहुत खुश रहने लगी थी, लेकिन मेरा छोटा बेटा राम उसके घूंघट से बहुत ज़्यादा चिढ़ता था। वह बहुत ज़्यादा शरारती था। जब भी वह काम वाली उसके सामने से जाती तो वह उसका रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता और उसे कहता कि घूंघट ऊपर करके मुझे अपना चेहरा दिखाओ, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। वह बेचारी तेज कदमों से भागकर मेरे कमरे में आती और मेरे पीछे छुप जाती। मैं अपने बेटे राम को डांटती थी कि क्यों इस बेचारी कामवाली को बार बार चिढ़ाता रहता है। कामवाली रोज रात को मेरे सर और पांव दबाती और मेरी मालिश करती थी। उसे कामवाली के आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो गई थी, क्योंकि मेरे सारे काम तो वह कामवाली ने ही संभाल रखे थे। मेरा छोटा बेटा उसे हमेशा से कहकर चिढ़ाता था कि माँ, यह मुँह तो बहुत ढकती है, ऐसे ढक रही है जैसे कोई चोर हो, इसलिए उसके अपने सारे जेवर ध्यान से रखा करो और उसके जाने के बाद ठीक से चेक किया करो। वह काम वाली तो कुछ बोल भी नहीं सकती है क्योंकि वह गूंगी थी।
वह बहुत साधारण सी लड़की थी, बस अपने काम से काम रखती थी। एक दिन मेरी कुछ दोस्त मेरे घर आई तो तभी मेरी काम वाली उनके सामने घूंघट में ही आई थी। तो उस काम वाली के जाने के बाद मेरे दोस्तों ने मेरी एक दोस्त ने मुझसे कहा कि तुम्हारी काम वाली घूंघट करके क्यों काम करती है। तो मैंने उसे कहा कि यह बहुत ही शरीफ घर से है, अपने घर वालों से इसे बहुत मजबूर करके घर से बाहर निकाला है और आज न जानना आजकल ऐसी लड़कियों कहाँ देखने को मिलती है। मैंने अपनी दोस्त से वही कहा जो मेरी बहू सिया ने मुझे बताया था। सब बात पर मेरी दोस्त मुझ पर हंसने लगी और उन्होंने मुझसे कहा कि कहीं औरतें भी औरतों से पर्दा करती है क्या। हमने बहुत ही औरतों को देखा है मगर कोई भी औरत या लड़की आज के टाइम में ऐसी नहीं है, औरतों से पर्दा नहीं करती है। तुम इस काम वाली पर नज़र रखा करो, ज़्यादा नेक बनने वाले ही पीठ पीछे धोखा देते हैं। मेरे दोस्त की बातों ने मेरे दिल में कहीं न कहीं शक का बीज बो दिया था। मुझे पहले तो शक नहीं था, बस अब मुझे एक सीधी सादी काम वाली पर शक होने वाला था। मुझे कई ऐसे वाक़ये याद आने लगे जिससे मुझे उस पे शक करने की वजह मिल गई और उन बातों को मैंने अपने मन का वहम मानकर भुला दिया। कुछ दिन पहले ही बात है कि मेरी बहू ने मानकर काम वाली को किसी काम के लिए अपने कमरे में बुलाया कि तभी मुझे याद आया कि मेरे बड़े भाई ने मेरी बहू और मेरे बेटे को रात की दावत पर बुलाया है। मैं इस बात को बताने के लिए उसके कमरे में गई तो मैं ठिठक कर रह गई क्योंकि मुझे मेरी बहू के कमरे में मेरी बहू की आवाज़ के अलावा किसी और औरत के हंसकर बात करने की आवाज़ आ रही थी। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हुई और सोचने लगी कि बहू के कमरे में तो काम वाली के अलावा कोई नहीं है। मैं अंदर जाकर यह देखी तब तक मेरे छोटे बेटे राम ने मुझे किचन से आवाज़ देकर बुलाया। मैं जब अपने बेटे की बात सुनकर वापस आई तब मैंने अपनी बहू सिया से पूछा, बेटा तुम्हारे कमरे में किसी और के बोलने की आवाज़ आ रही है। बहू बोली, नहीं माँ जी, वह तो टीवी लगाई थी, उस पर सीरियल की आवाज़ आ रही होगी। मैंने अपनी बहू की इस बात पर यकीन कर लिया, सोचा कि वह काम वाली तो बोल भी नहीं सकती है, शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हुई होगी। उस काम वाली को हमारे घर पर आए हुए 1 महीना हो गया था, आज तक मैंने उसकी आवाज़ नहीं सुनी, तो वह आज कैसे बोल सकती है। इसके अलावा भी आज मुझे एक बात याद आई। आज से 5 दिन पहले ही जब यह काम वाली घर से बाहर गई तो घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने अपना घूंघट नीचे गिरा दिया, जिसको देखकर मैं दंग रह गई थी। मैं अब अचंभित हो गई कि यह तो घर में इतना बड़ा घूंघट करती रहती है, क्या घर से बाहर बिना घूंघट के ही जाती है। शाम को जब काम वाली घर लौटकर वापस आई तो मैंने उससे पूछा, तुम कहाँ गई थी। तो उसने मुझे कहा कि मेरी बहू सिया की माँ ने मुझे किसी काम से बुलाया था, मैं उनका ही काम करने गई थी। मैं उसकी बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हुई क्योंकि अभी 15 मिनट पहले ही मेरी बहू की माँ से बात हुई थी। उन्होंने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया कि यह काम वाली हमारे घर आई है। खैर, यह बात इतनी ज़रूरी नहीं थी, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जो बात ज़रूरी थी मैंने उसको पूछा क्योंकि वह जो बिना घूंघट के गई थी उस बात ने मेरे दिल में हलचल मचा के रख दी थी। मैंने उस काम वाली से पूछा कि जब तुम सुबह घर से बाहर निकली तो बिना घूंघट के क्यों गई, तुम्हारा चेहरा भी तो दिख रहा था। इस बात पर काम वाली ने सर हिलाया और मेरी कागज़ पर लिखकर मुझे बताया कि मैं मास्क लगा के रखा था। मुझे तभी उसकी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने मेरी इस बात पर तसल्ली करने के लिए अपने पर्स से मास्क निकालकर मुझे दिखाया, तो तब जाकर मुझे उसकी बात पर यकीन हुआ। मैंने सोचा कि यह काम वाली तो बहुत सीधी सादी, मैं फालतू ही इस पे शक कर रही हूँ, लेकिन अब मेरी दोस्तों की बातों ने मेरे दिमाग पर शक पैदा कर दिया था। मैं शाम को इस काम वाली को अपने कमरे में बुलाया और कहा कि तुम मेरे बेटे से घूंघट करती है, यह बात तो मुझे समझ आती है क्योंकि वह तुम्हारे लिए गैर मर्दे है, लेकिन औरतों से पर्दा करना मेरी समझ से बाहर है। तुम मुझे तो अपना चेहरा दिखा ही सकती हो। मेरी इस बात को सुनकर काम वाली बहुत ज़्यादा घबरा गई और ना
मैं सिर हिलाकर पीछे हटने लगी। मैंने उससे कहा कि वो अपना चेहरा दिखा सकती है। मैं भी सोच लिया कि आज किसी भी हाल में इस कामवाली का चेहरा देखकर ही रहूँगी। मैंने उस कामवाली को घूंघट उठाने के लिए आगे बढ़ी तो उस कामवाली ने तेज-तेज कदमों से भागने लगी और भागते समय मेरे बेटे और बहू से टकरा गई। मेरे बेटे और बहू मुझसे पूछने लगे, क्या हुआ माँ, आप इस कामवाली के पीछे क्यों भाग रहे हो? मैंने कहा कि कुछ नहीं बेटा मैं तो बस इस कामवाली का चेहरा देखना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी बहू ने मुझसे कहा कि क्यों सासू माँ, मैंने आपसे मना किया था ना कि आप इस कामवाली का चेहरा देखने की जिद नहीं करेंगे, फिर आप ऐसा क्यों कर रही है? मैंने अपनी बहू से गुस्से से कहा कि इस कामवाली की घूंघट की वजह से मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है। अब तुम इस कामवाली को कहो कि या तो ये मुझे अपना चेहरा दिखा दे या मेरे घर से रफा दफा हो जाए। मेरी बहू ने मुझसे कहा कि यह आपको अपना चेहरा नहीं दिखाएगी, तो फिर मैंने उससे कहा कि ये निकल जाए मेरे घर से। इस बात पर मेरी बहू ने कहा कि यह इस घर से तो नहीं जाएगी क्योंकि यह मेरी कामवाली है, मैं इसे अपने साथ लेकर आई थी। आप कौन होती है मेरी कामवाली पर हुक्म चलाने वाली? अपनी बहू की इस बात को सुनकर मैं दंग रह गई कि क्या मेरी बहू इस कामवाली के लिए मुझसे इतनी लड़ाई कर रही है, मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही है। और इतना ही नहीं, मेरा बेटा वहीं पर चुपचाप खड़ा अपनी माँ की बेइज्जती होते हुए देख रहा था। जब मैं घूरने वाली नज़रों से बेटे की तरफ देखा तो उसने मुझसे कहा कि यह आप सास बहू और कामवाली का मामला है, आप लोग अपना आपस में मिलकर इस मामले का हल निकालें। इस बात को कहकर मेरा बेटा घर से बाहर चला गया। मेरी बहू ने मुझे से बड़ा मुंह बनाकर देखा और इस कामवाली का हाथ पकड़कर उसको अपने कमरे में लगी। मेरा छोटा बेटा राम कुछ देर बाद वापस घर आया तो उसने मुझसे कहा कि इस मामूली सी कामवाली के लिए आपको भाभी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। आपको पता है ना, भाभी मुझे नया कारोबार करने में मदद करने वाली है। आप जानिए और जाइए और भाभी से माफ़ी मांग लीजिए। अपने बेटे की बात सुनकर मैं बहू से माफ़ी मांगने उसके कमरे में आई तो बहू के कमरे का थोड़ा सा दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर का नज़ारा देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। बहू कामवाली को गले लगाकर तसल्ली दे रही थी। बहू की बात सुनकर मैं परेशान हो गई कि क्या भला कोई अपनी कामवाली को इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है। मेरी बहू अपने गले लगाकर कह रही थी कि तुम परेशान मत हो, बस कुछ दिन की ही बात है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और मैं सासू माँ को भी अच्छे से समझा दूंगी। मैं थोड़ा और अंदर झाँक कर देखा तो उस कामवाली ने अपना घूंघट उठाया था। उसने एक साइड मुझे दिख रही थी। मैं चौंक कर अपने कमरे में वापस आ गई। मुझे बहू की वही बात याद आ रही थी कि उसने कहा था कि इस कामवाली को तो मुझे भी अपना चेहरा नहीं दिखाया है, फिर वह कामवाली आज बहू के सामने घूंघट उठाकर कैसे बैठ सकती थी कि एक मालकिन तो कभी भी अपनी कामवाली को गले नहीं लगाया सकती है और ना ही उसको इतना सर पर चढ़ा सकती है। फिर मेरी बहू ऐसा क्यों कर रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस दिन के बाद मेरी बहू ने उस कामवाली से मेरे सारे काम करने के लिए मना कर दिया। वह कामवाली ज़्यादातर मेरी बहू के साथ रहती थी और उसके काम में मेरे करीब भी नहीं भटकने देती थी। मैं भी सोचकर चुप थी कि कहीं मेरे घर का माहौल ख़राब न हो जाए और कोई लड़ाई झगड़ा होने के बाद मेरा बेटा अपनी पत्नी को लेकर मुझसे अलग ना हो जाए। मेरी बहू रोज़ ही उस कामवाली को लेकर घर से बाहर निकलती और शाम को जब दोनों घर आते तो अपने कमरे में बंद हो जाती। उन दोनों के ऐसा करना मुझे बिल्कुल अजीब लगता था। हाँ, लेकिन मैं क्या करती, मेरी तो इस घर में कोई सुनने वाला ही नहीं था। एक दिन मेरी तबीयत अचानक ही ख़राब हो गई। मैं अपने छोटे बेटे से कहा कि कामवाली घर में के किचन में काम कर रही है, तुम जाओ उससे कहना कि मुझे एक कप चाय बनाकर दे दे। उस दिन इत्तेफाक से मेरा बेटा घर पर ही था, वरना इस समय मेरा बेटा अपने काम पर होता। मेरी बात सुनकर वह उसे कामवाली के पास किचन में गया। उसको गए हुए 2 मिनट ही अब हुए थे कि अचानक किचन से मेरे बेटे की चीखने की आवाज़ आई। उसकी आवाज़ सुनकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई और तेज़ी से बिस्तर से उठकर भागते हुए किचन में गई। जब मैं किचन में पहुंची तो वहां का नज़ारा देखकर और उसको देखकर मैं परेशान हो गई। मेरे बेटे
ने उस कामवाली का बाजू पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से वह कामवाली अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने बेटे से कहा, यह सब क्या चल रहा है? तुमने इस कामवाली का हाथ क्यों पकड़ रखा है? तो मेरा बेटा कहने लगा, इसलिए पकड़ा है ताकि यह भाग ना जाए। मैं किचन में आया था आपके लिए चाय कहने को, तो मैंने देखा कि यह अपने घूंघट से अपना चेहरा साफ कर रही है और मैंने इसका चेहरा, गलती से मेरी नज़र इसके चेहरे पे पड़ गई और मैंने इसका चेहरा देख लिया। मैं हैरानी से पूछा कि फिर क्या हुआ? इतने में ही मेरे बड़े बेटे और बहू अपने कमरे से निकल के किचन में आ गए। मेरी बहू आग बबूला होकर कहने लगी कि आप दोनों माँ बेटे मेरी काम वाले के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। मेरा बेटा कहने लगा कि मैं आपकी काम वाले की शक्ल देख ली है और मैं अभी सबको इसकी शक्ल दिखाता हूँ। और इतना कहकर उसने ज़बरदस्ती उस काम वाली का घूंघट खींच लिया। जब मैंने उस काम वाली का चेहरा देखा तो मुझे ध्यान आया कि इससे पहले भी मैंने इसे कहीं देखा है। ज़रा ध्यान से देखा तो मेरे मुंह से चीख ही निकल गई। मुझे याद आया कि यह तो वही मासूम लड़कियों की कातिल है जो आजकल हर न्यूज़ चैनल पर चल रही है। मेरे दिमाग में पूरी की पूरी कहानी चलने लगी। न्यूज़ रिपोर्टर ने जो बताया था कि इस लड़की ने अपने 7 मासूम दोस्तों का कत्ल बड़ी ही बेरहमी से कर दिया। पुलिस के इसको पकड़ भी लिया था। पुलिस ने बताया कि वो लड़की एक दिमागी बीमारी से पीड़ित है और इस बीमारी के चलते इसके जलन और दुश्मनी की वजह से अपने 7 मासूम दोस्तों को मार डाला। बाद में पता चला कि कातिलाना लड़की पुलिस के गिरफ्त से फरार हो गई है। मैं क्या पूरे देश में इस कातिल लड़की के बारे में पता था? इस देश के बच्चे भी जानते थे कि वह लड़की कौन है। इतनी बार न्यूज़ चैनल पर दिखाई गई कि अब मैं तो क्या कोई भी इसकी पहचान कर सकता था। मेरे छोटे बेटे ने इस कामवाली को पहचान लिया था और मैं तो डर ही गई कि इतनी खतरनाक लड़की हमारे घर में रह रही है। और मैंने अपने बड़े बेटे से कहा, जल्दी से पुलिस को फ़ोन करो। मैं अपने बहू के चेहरे को देखा तो उसकी चेहरे की हवाएं उड़ रखी थी। मैंने बेटे से कहा, बेटे मेरे शक्ल को क्यों देख रहे हो? जल्दी से पुलिस को फ़ोन करो। मेरे इस बात को सुनकर मेरी बहू मेरे पैरों में गिर गई और कहने लगी, सासू माँ ऐसा मत कीजिए प्लीज़, पुलिस को मत बुलाइए। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी ही बहन प्रिया है, मेरी सगी बहन। तभी मेरे बेटे ने कहा, हाँ माँ, मैं भी इस बारे में पहले से जानता हूँ। इस बात को सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया कि इन दोनों मिलकर इस कातिल लड़की को मेरे घर में रखा हुआ है। मेरे छोटे बेटे ने ही फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया और मेरे बड़े बेटे ने उसे रोक दिया और कहा कि माँ, मेरी पूरी बात तो सुनो। इतने में ही मेरी बहू की बहन बोलने लगी कि आप मेरी बात सुन तो लीजिए, फिर आपको जो ठीक लगे आप वो करना। हम 7 दोस्तों का ग्रुप था। हम सब आपस में बहुत प्यार से रहते थे और सब काम मिलजुल कर ही करते थे। मेरी दोस्त समायरा को एक लड़का पसंद करता था और उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा था। मेरी दोस्त समायरा को वह लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो कहती थी, अजीब पागल है। और सच में वो लड़का पागल ही था। एक दिन अचानक वह सब लोगों के सामने समायरा को प्रपोज करने लगा। समायरा के साथ हम सभी 2 लड़कियों को भी बहुत गुस्सा आया और लड़का ऐसा कैसे कर सकता है। इसी बात पर समायरा ने उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया और हम सभी दोस्तों ने मिलकर उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाई। हमारी देखा देखी सब लोगों ने मिलकर उसे बहुत बातें सुनाई और उस लड़के का मजाक उड़ाया। कोई भी लड़का अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अपनी इस बेइज्जती को उस लड़के ने अपने दिल में लगा लिया और हम लड़कियों से बदला लेने का सोचा। वह लड़का पहले से ही साइको टाइप था। इस वाकया से कुछ ही दिन बाद वो हम सभी दोस्त समायरा के घर में इकट्ठा हुए और खाना खाते हुए सब कुछ चौंक गए कि समायरा के कमरे से चीखने की आवाज़ आ रही थी। हमारी एक दोस्त समायरा के कमरे में देखने गई तो वह लड़का चाकू से समायरा को मार रहा था। वह डर कर भागी तो उस लड़के ने उसे भी मार डाला। उस साइको लड़के ने एक एक करके मेरे 7 दोस्तों को बड़ी बेरहमी से चाकू से गोद कर मार डाला। मैं अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से कूद गई। तेजी से भागते हुए अपने घर आकर अपने कमरे में छुप गई। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरा दिल
मेरा दिमाग कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था। मैं बहुत डर गई थी। उस साइकिल लड़के ने बड़ी बेरहमी से मेरे सभी दोस्तों को मार दिया। अब मुझे भी वह मार देगा। वह लड़का बहुत चालाक निकला। उसने मेरे सारे दोस्तों का कत्ल का इल्ज़ाम मेरे ही ऊपर डाल दिया और इसी हत्या के आरोप में पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। मैंने सबको सच्चाई बताई, लेकिन मेरी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। मेरी बहन ने अपने पति के साथ मिलकर मुझे जेल से बाहर निकाला और मेरी बहन मुझे अपनी काम वाली बनाकर अपने साथ अपने ससुराल में ले आई। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बेकसूर हूँ। पुलिस वाले मुझ पर हर जगह ढूंढ रहे हैं और मीडिया ने मुझे तो इतना जलील कर दिया था, इसलिए मुझे अपना चेहरा छुपाना पड़ा। मेरी दीदी मुझे अपने साथ पुलिस की गिरफ्त से बचाने के लिए लेकर आई। मेरी बहू रोते हुए कहने लगी, इसका कोई कसूर नहीं है, मेरी बहन बेकसूर है और मैं और मेरे पति इतने दिनों से इसकी बेगुनाही का सबूत ढूंढ रहे हैं और हमने इस साइको लड़के के पीछे अपने जासूस लगा रखे हैं। उस लड़के के खिलाफ बहुत सारे सबूत जमा कर दिए। हम 1-2 दिन में ही यह सारे सबूत मीडिया और न्यूज़ रिपोर्ट को देने वाले हैं, ताकि मेरी बहन की बेगुनाही साबित हो सके। सारी सच्चाई सुनकर मैं दंग रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। फिर मेरे बेटे और बहू ने मुझे सारे सबूत दिखाए जो उन्होंने पिछले 3 महीनों से जमा किए थे। अब ये सब कुछ सच था। वह बेचारी बेकसूर लड़की भाग्य के हाथों मजबूर होकर एक काम वाली बनकर रह गई, जबकि उसकी कोई गलती ही नहीं थी। मेरी बहू ने वह जो सारे सबूत इकट्ठा किए थे वो न्यूज़ चैनल को दे दिए और वो लड़की जो बिना कुछ किए गलत इल्जाम में फंस गई, जिल्लत तो और रुसवाई से जी रही थी। सब लोग उसे हमदर्द करने लगे और पहले उस लड़की को कातिल कह रहे थे और उसकी बेइज्जती कर रहे थे। अब सब लोग उसकी इज्जत देने लगे और उस साइको लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। मुझे उस प्यारी सी लड़की पर बहुत रहम आ रहा था, इसलिए मैंने अपने छोटे बेटे राम की शादी उससे कर दी और मैंने अपनी दूसरी बहू बनाकर अपने घर ले आई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली पहली कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।